आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वर्ल्ड में कोई रिसेशन आने वाला है, कोई महामंदी आने वाली है, कोई ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है। अभी एक बहुत न्यूज आ रही है और बहुत न्यूज सुनने में मिल रही है। 1929 करीब करीब 100 साल पहले एक ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है महामंदी में चला गया था। तो वैसे ही कोई बड़ी महामंदी आने वाली है क्या? तो ये आ रही है कि नहीं आ रही है, और आएगी तो उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, भारत के स्टॉक एक्सचेंज पे क्या पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। और हम लोग पता करेंगे कि वो क्राइसिस में हम लोग को अपना पोजीशन कैसे रखना चाहिए। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्यों ये महामंदी आ रही है और इसको ग्रेट डिप्रेशन से तुलना क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसको हम लोग महामंदी का दौर बोलते हैं। ये एक्चुअल में ये वर्ल्ड का रिसेशन था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसेशन था, जिसको बाद में हम लोग डिप्रेशन का भी नाम देने लग गए थे। क्योंकि रिसेशन का सीधा सीधी मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम हो जाना, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम हो जाना। तो रिसेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि 1929 में अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसेशन आया था। उसके कारण उसकी एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, कोई भी गुड्स एंड सर्विस की सेल्स जो है वो पूरी ड्रॉप हो गई थी, इकोनॉमी एकदम कोलैप्स के कगार पर आ गया था। और कोई भी लोन जो है वो सारी कंपनी जो है वो डिफॉल्टर होने चालू हो गई थी, सब बैंकरप्ट हो रही थी। और इतना जबरदस्त डिप्रेशन था कि किसी भी रेट में कोई भी उनका माल नहीं बिक रहा था। ये एक ग्रेट डिप्रेशन था। पूरा अमेरिका इस महामंदिर के दौर में चला गया था। अभी फिर वही सेम वही स्थिति आने वाली है। तो क्या अभी वैसी ही मंदी आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड की एक कंपनी है, इसका नाम है मूडीज, MOODYS, मूडीज। ये एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है। रिसेशन के लिए अभी दो जो बड़े बयान आए हैं, वो सबसे बड़े बयान आए, एक है ये मूडीज का और दूसरा है रॉबर्ट कियोसाकी का। तो पहले मूडीज की बात कर लेते हैं। मूडीज, ये आपकी मूडीज जो है ये वर्ल्ड की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये सारी जितनी भी वर्ल्ड में फाइनेंशियल कंपनी है या फाइनेंशियल कोई भी एक्टिविटीज होती है, उसको ये अपने हिसाब से रेटिंग देते हैं। फाइनेंशियल में आप मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर ये उनको रेटिंग देंगे, A+, AA+, AA1, इस तरह करके रेटिंग देते हैं। और या कोई स्टॉक्स है, उसको रेटिंग करेंगे ये, या कोई प्राइवेट कंपनी है उसको रेटिंग करेंगे, या कोई कंट्री है, कंट्री को रेटिंग करेंगे। तो इस तरह क्या है कि इन लोग का काम है पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल एक्टिविटी को नजर में रखना और उसको ये करना, उसको रेटिंग करना। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग जो है उसको डाउनफॉल कर दिया, उसको घुमा दिया है। इसके कारण ही जो है इतना बड़ा बवाल बचा हुआ है। मूडीज ने अभी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग जो है वो कमाया है, जिसके कारण अब माना जा रहा है कि एक डाउनफॉल आएगा। ये बहुत बड़ी एक न्यूज है। जो क्रेडिट रेटिंग कम होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, इससे आगे आने वाले समय में एक बड़े संकेत मिलते हैं हम लोग को। तो एक तो ये मूडीज फैक्टर आ गया, जिसमें ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका को फाइनेंशियली, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को ये लोग कमाया है। मूडीज का कहना है कि अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन का डेट अभी चल रहा है। 36 ट्रिलियन। अमेरिका की इंडिया की टोटल इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन चल रही है, और अमेरिका में 36 ट्रिलियन की डेट अभी चल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितने कर्ज में अमेरिका खुद डूबा हुआ है और जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इसकी रेटिंग रेटिंग जो है वो कमाई गई है। तो 36 ट्रिलियन जो है, इसके ऊपर डेट है अभी कंपनी के ऊपर। इसीलिए माना जा रहा है कि इतने कर्ज के ऊपर बैठ के अमेरिका को फिर इतने सारा कर्ज है, तो उसके ऊपर उसको बहुत लंबा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इसके कारण माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में पड़ेगा। अमेरिका की इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसका असर जो है पूरी दुनिया में पड़ता है। तो इसीलिए ये मूडीज के इस कारण के रेटिंग के कारण ही ये माना जा रहा है कि ये रिसेशन आएगा। और दूसरा जो मेजर कारण है, 2 नंबर है रॉबर्ट कियोसाकी का। नाम तो आप लोग ने सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर है। इनकी बुक लगभग दुनिया में हर आदमी ने पढ़ी ही है। बहुत ये है पुअर डेड रिच डेड, पुअर डेड, रिच डेड
पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड। ये बहुत प्रसिद्ध बुक है, फाइनेंशियल के ऊपर है। लगभग लगभग हर घर में कोई ना कोई इसको पढ़ा ही होगा, और रॉबर्ट कियोसाकी के साथ जान पहचान होगा। और रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बोला है कि अमेरिका जो है बहुत लंबी डेट ट्रैप में फंस गया है, और आने वाला वक्त जो है ये बहुत बड़े रिसेशन की संकेत दे रहा है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, उन्होंने अमेरिका के लिए एक वर्ड यूज किया है, उसको वो बोल रहे हैं डेड बीट डेब्ट, माने मार देने वाला कर्जा, जान मार देने वाला कर्जा। तो रॉबर्ट कियोसाकी का ये बयान आने के बाद, मूडीज की ये एनालिसिस होने के बाद ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका में मंदी आने वाली है, और अमेरिका में मंदी आएगी तो स्टॉक मार्केट में भी मंदी आएगी। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट जो अमेरिका का, उसका क्या हाल है। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी हो, उसका असर जो है वो स्टॉक मार्केट पे दिखाई देगा ही। अगर सामने मंदी आने वाली है और उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग जैसे आदमी पास है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर है, जो FIS है, DIS है, जिनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने वो पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा फंड है, उन लोगों के पास खबर नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं उन लोगों के पास भी खबर है होगी कि आने वाले समय में मंदी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और उसका असर स्टॉक मार्केट में भी पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है। तो कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जब होती है, तो उसका असर स्टॉक मार्केट में आपको जरूर दिखाई देगा, और वो चार्ट में आपको दिखाई देगा। चार्ट अगर आपको सही से पढ़ना आता है, तो वो चार्ट खुद ही आपको बता देगा कि आगे जो है मार्केट में मूवमेंट कैसे आने वाली है और किस तरह की आने वाली है। एक एजम्पशन हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो एक बार अमेरिका का जो 3-4 बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, नस्डैक है और डाउ जोन्स है, एक बार उसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट में कहीं ये न्यूज को कोई कंफर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने चार्ट खोल के रखा है, ये नस्डैक कंपोजिट का है। नस्डैक अमेरिका का बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये। इसमें मैं देख रहा हूं अभी मंथली कैंडल, ये एक एक महीने की एक एक कैंडल है, और इसके टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया सीधा, और यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल आई, फिर ये बड़ी कैंडल, ये मोरूबोजू कैंडल है, मोरूबोजू बियरिश मोरूबोजू कैंडल है। और ये कैंडल मैं और जूम कर देता हूं, ये बियरिश मोरूबोजू कैंडल है। तो प्राइस पहले यहां से थोड़ा नीचे आया, और फिर ये मोरूबोजू कैंडल आके इस प्राइस को पूरा नीचे ले गई। और ये मंथली कैंडल है, एक महीने की एक कैंडल है, माने 2 महीने से पहले प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ नीचे, और फिर यहाँ पर आके क्लोज हुआ। तो ये एक संकेत है कि मार्केट में बियर बियरिश पैटर्न आ रहा है। और उसके बाद ये पैटर्न बनने के बाद आप देख रहे हैं कि ये एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। हैमर का जब वो हैमर, इस टाइप का हैमर जो बनता है, अगर वो अप ट्रेंड में बनता है तो उसको बियरिश ही माना जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता तो फिर उसको हम लोग बुलिश मानते हैं। डाउन ट्रेंड माने हुआ कि प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे में आके एक हैमर ऐसे बन जाता, एक हैमर बन जाता, तो ये प्राइस हम लोग मानते हैं कि अप ट्रेंड में है। लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर में एक हैमर ऐसे बन रहा है, ऊपर में हैमर ऐसे बन रहा है, तो इसके बाद हम लोग ये आएगा, क्योंकि इसको हम लोग बियरिश मानते हैं और ये हम लोग बुल हैमर मानते हैं, बुल हैमर। तो चार्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, चार्ट में देख रहे होंगे कि पहले प्राइस यहाँ पर था, उसके बाद प्राइस नीचे आया और प्राइस यहाँ तक आया आपका, इस लेवल तक गिर गया प्राइस। ये लेवल आया आपका है 14,795, और टॉप लेवल था इसका 20,000। 20,000 से 14,000 तक ये मार्केट गिर गया, और उसके बाद फिर एक बड़ा हैमर यहाँ पे बना, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है। तो ये पैटर्न को अभी हम लोग कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो जहां तक प्राइस हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस 20,000 से अभी 18,000 में है, मैंने प्राइस जो है ये डाउन ट्रेंड में ही है। और इसको अगर हम लोग लाइन चार्ट में देखेंगे तो ये अभी लाइन चार्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी जब तक ये स्टॉक को क्रॉस नहीं कर ले, तब तक हम लोग बुल मार्केट नहीं बोल सकते। इसका टॉप वैल्यू 20,000 के करीब में है, तो 20,000 को जब तक ये क्रॉस नहीं कर ले, इसको हम लोग अभी बुल मार्केट नहीं बोल सकते। इसको हम लोग अभी या तो ये साइडवेज बोल सकते हैं या फिर माउंटेन बोल सकते हैं, लेकिन बुल तो अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दे रहा है कि प्राइस टूटा था। एक दूसरा इंडेक्स देखते हैं हम लोग, S&P 500। ये S&P 500 है, अमेरिका का बहुत बड़ा चार्ट है। इसमें भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है हम लोग को। इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं।
ये मंथली कैंडल है S&P 500 की। एक 4 कैंडल यहाँ पर साइड में खड़ा था, फिर एक बड़ी मोरू जो कैंडल आके इसको गिराया, और फिर सेम पैटर्न वो जैसा कि नास्डॉक में बना हुआ सेम वही बना हुआ है ना। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई गया। तो इसमें भी प्राइस जो है 6100 से लेके नीचे लो लगाया 4800। तो यहाँ पर भी एक करेक्शन हमको दिखाई दे रही है, और आगे भी हो सकता है कि करेक्शन दिखाई दे। तो डाउ जोन्स भी वैसे ही गया। तीनों में सेमी पैटर्न बना हुआ। इस 4 महीने से खड़ा था यहाँ पर, 1 2 3 4। उसके बाद कंटिन्यू 3 रेड कैंडल आके प्राइस को तोड़ के नीचे ले गया, फिर यहाँ से बाइंग आई और लेके प्राइस यहाँ बिकता है। तीनों में चार्ट पैटर्न एक ही है, तो कहीं ना कहीं बियरनेस तो दिखाई दे रही है चार्ट में। और इसको एक बार हम लोग देखें तो जब तक ये एम बन रहा है तो देखते हैं कि ये कुछ दिन में कहा जाता है। चार्ट में थोड़ी सी बियरनेस तो दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं चार्ट में कमजोरी है, क्योंकि जो FIS है, जो DIS है, जिनका बहुत बड़ा पैसा इस मार्केट में लगा हुआ रहता है, जो मार्केट को चलाते हैं, जो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, शायद वो लोग ऑलरेडी जो है अपना पोजीशन को कम कर रहे हैं, और एक बड़ा रिसेशन को शायद आ सकता है आगे। तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में जो है, एक ये देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा। तो इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट जहां तक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो कि दुनिया की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर पे जो हम लोग डिपेंड है, हम लोग की इकोनॉमी, तो दुनिया को चावल दाल फूड ग्रेन सब चाहिएगा ही, फल फ्रूट चाहिएगा ही, तो उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, तो हम लोग की इकोनॉमी चलती रहेगी। लेकिन यूएस की इकोनॉमी ऐसा नहीं है। यूएस की इकोनॉमी के एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वहां की, वो हवाई जहाज, जेट प्लेन, बॉम्ब्स। जैसे वहां की सबसे बड़ी कंपनी है फोर्ड, वो सबसे ज्यादा हथियार वही बनाती है, फोर्ड। तो ये लोग क्या है कि इन लोग की इकोनॉमी डिपेंड करती है हथियार के ऊपर। तो उसके लिए क्या दुनिया में युद्ध होना जरूरी है, युद्ध होते रहेगा तो इन लोग का हथियार बिकते रहेगा। तो इधर इन दोनों में जैसे आप देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका ही खड़ा है। वो इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं हम लोग। ये हर 5 साल 6 साल में एक कंट्री अमेरिका जो है खत्म कर देता है इसी तरह, क्योंकि उसका हथियार बिकना चाहिए। अभी यूक्रेन अगर लड़ रहा है तो उसका हथियार अमेरिका ही सप्लाई कर रहा है, जिससे वो अपनी मंदी दूर कर रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी में तो खूब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, कि आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। और गोल्ड और चांदी, इसका रेट बढ़ने का भी मुख्य कारण यही है कि एक बहुत बड़ी आगे मंदी दिखाई दे रही थी। इसके कारण जो है गोल्ड और चांदी को ज्यादा से ज्यादा हर कंट्री चीज करके रख रहा था, क्योंकि मंदी में अगर आप कोई भी कंट्री को स्ट्रांगनेस प्रदान करता है, तो वो डॉलर नहीं करता, वो गोल्ड और सिल्वर की स्टॉक्स ही करते हैं, रिजर्व स्टॉक। तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस भी ऊपर जा रहा था, साथ में सिल्वर का भी जा रहा था। तो बहरहाल आने वाले समय में देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। जो भी होगा आप अपनी पोजीशन अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से बना के रखिए। उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा।